तो आज हम एक छोटा सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 16 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं। When India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development। यानी कि जैसे ही इंडिया आज़ाद हुई, अब इंडिया आज़ाद कब हुई? 1947 में। तो उसके तुरंत बाद हमारी गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि अब हम हमारी जो इकोनॉमी है यानी कि जो पैसे हैं उसको और बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक में डेवलपमेंट करने वाले हैं। इट टुक ओवर द चार्ज ऑफ अचीविंग स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग 5 years प्लान वन आफ्टर अनदर। और ये पैसों को तो हमको बढ़ाना था यानी कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट करना था, इसके लिए कोई प्लान तो होगा हमारे पास। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 5 year प्लान लाते गए, एक के बाद एक के बाद। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस फॉर दिस। मतलब वो अलग अलग प्लान लाते गए, अलग अलग पॉलिसी लाते गए। अब पॉलिसी कौन कौन सी है? सबसे पहली है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी जो पैसे से रिलेटेड है। फिस्कल पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी तो उससे इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा। और तीसरी जो पॉलिसी है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। तो 3 पॉलिसी कौन कौन सी लाई गई थी? मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। Although many of these plans were completed, success was not attained in achieving economic development in true sense। अब ऐसा कह रहे हैं कि भैया हमने सारे प्लान्स जो है उसको फॉलो किया, सारे प्लान्स ख़त्म भी हो गए, सारे पॉलिसीज़ ख़त्म भी हो गई, लेकिन फिर भी जो हमने वो निश्चय जो किया था कि हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बढ़ावा करना है, वो बढ़ावा अभी तक हुआ नहीं था। Hereby the government investigated that the cause for the failure and determined to give new forms to different economic policies in order to rectify the error done in the past। तो भैया अब गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमसे जो भी गलतियां हुई थी पास्ट के अंदर, जो पॉलिसी में हम फॉलो नहीं कर पाए थे, उसको अब हम जो नई पॉलिसी लाएंगे वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। In that regard, in industrial policy of 1991, such economic reforms were implemented which could strengthen the economic development। और वही सब पुरानी चीज़ों को देखते हुए 1991 में एक पॉलिसी लाई गई जिसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1991 में एक पॉलिसी लाई गई जिसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इसके अंदर किया गया रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब कहता है फिर से नए नियम बनाना, उसी को कहते हैं रिफॉर्म करना, जिसकी वजह से हमको फ़ायदा होगा। अब उसको कहा जाता है, तो उसको 3 फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी को। कौन कौन से 3 फॉर्म है वो? सबसे पहला था लिबरलाइजेशन, नंबर 2 पे था प्राइवेटाइजेशन और नंबर 3 पे था ग्लोबलाइजेशन। कब लाया गया? ये 1991 में लाया गया था। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से। क्या होता है लिबरलाइजेशन? पढ़ते हैं। Government gradually reduces the restriction and control imposed on the private sector and encourages economic development। This is known as economic liberalization। सबसे पहले वर्ड का मतलब समझते हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, और लिबरलाइजेशन यानी कि लिबरल। लिबरल का मतलब कहता है छूट छाट जो देता है। जैसे कि 2 तरह के टीचर होते हैं, एक होता है लिबरल टीचर जिसके क्लास में बातें बातें सब चलती रहती है, और एक होता है स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो लिबरल मतलब क्या? जो छूट छाट दे दे। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे ऐसी बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को छूट छाट दे दी, अपने जो उसने नियम बना के रखे थे, जो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए थे, उससे उनको आज़ाद कर दिया, या तो लॉस को कम कर दिया। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द लिबरलाइजेशन विच वेर मेड इन द अर्लियर पीरियड। तो अब कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फिर से बताया था कि जो भी नई चीज़ें, नए लॉज बनाए जाते हैं उसी को कहते हैं रिफॉर्म्स। तो वो क्या क्या करेगा रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन के अंदर? सबसे पहला रिफॉर्म, there was reservation for 18 industries. For the industries other than them, compulsion to take government permission was eliminated। अब ऐसा कह रहे हैं कि भैया वो टाइम में
18 ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिसको अगर आपको खोलना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी ही पड़ेगी, और वो 18 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के और कोई इंडस्ट्रीज़ अगर आपको खोलनी है तो उसके लिए परमिशन नहीं लोगे तो चलेगा। जैसे कि अगर कोई बात करें न्यूक्लियर वेपन की इंडस्ट्री, तो उसके लिए तुमको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो 18 के अंदर आ जाती है। मतलब 18 इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड है जिसको अगर आपको खोलना है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और बाकी के लिए नहीं लोगे तो चलेगा। नंबर 2, एरियाज अदर देन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस वेयर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। यानी कि प्राइवेट, अगर हमको कोई भी कंपनी खुद की खोलनी है तो हम खोल सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी कंपनी खुद की नहीं खुल सकती? तो एक तो है रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस। ये 3 चीज़ों की कंपनी हम खुद से नहीं खोल सकते। मतलब ये 3 सिर्फ गवर्नमेंट ही संभालेगी, गवर्नमेंट ही उसकी ओनर है, गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करेगी। नंबर 3, ट्रेडिशन ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज कैंसल्ड। यानी कि पहले ऐसा होता था कि जिसको भी कंपनी खोलनी तो उसको अलग अलग जगह पे धक्के खिलाए जाते थे, दिल्ली बुलाया जाता था, अलग जगह पे बुलाया जाता था, तो वो जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता था वो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। नंबर 4, प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन एंड आर नॉट हजार्डस। हजार्डस का मतलब क्या होता है? हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट वॉज कैंसल्ड। यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिससे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होता, जिससे प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन नहीं होता, ऐसी इंडस्ट्रीज अगर आपको खोलनी है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हमने क्या पढ़ा? ये सब हमने पढ़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि था लिबरलाइजेशन के अंदर। अब हम पढ़ते हैं फायदे यानी कि एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। As a result of liberalization, private sector has got an opportunity to make unconstrained का मतलब कहता है unstoppable development which lead to increase in the production। यानी कि liberalization यानी कि छूट छाट, नियमों में छूट छाट की वजह से जो प्राइवेट कंपनी थी उनको एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो ये सारी चीज़ों का यूज़ करें और अपनी कंपनी को बहुत ही ऊंचे तक ले जाए। नंबर 2, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग एन इम्पेटस। यानी कि लिबरलाइजेशन के आने के बाद ही हमारे इंडिया के अंदर ग्लोबल ट्रेड की शुरुआत हुई। अब ग्लोबल ट्रेड क्या होता है? ग्लोबल ट्रेड का मतलब 2 नेशंस के बीच में ट्रेड यानी कि व्यापार करना। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, 2 अलग अलग नेशन के बीच में व्यापार करना यानी कि ग्लोबल ट्रेड करना, उसको भी इम्पोर्टेंस दिया गया था। Number 3, because of increase in foreign trade, there has been an increase in the reserve of the foreign exchange। यानी कि वो टाइम पे फॉरेन ट्रेड में बहुत बढ़ावा हो रहा था, यानी कि फॉरेन अलग अलग देशों से व्यापार किया जा रहा था, ट्रेड किया जा रहा था। उसकी वजह से फॉरेन अगर ट्रेड करेंगे यानी कि बिजनेस करेंगे तो पैसे लेंगे सामने वाले से, तो उनके जो पैसे हैं वो हमारे पास आ रहे थे। नंबर 4, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। यानी कि लिबरलाइजेशन के आने की वजह से हमारे यहाँ पे पैसे आ रहे थे, और पैसे की वजह से हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है यानी कि बिल्डिंग्स हो गए, जो रोड्स हो गए, तो उसकी फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हो रही थी। ये सारे हमने बात करी लिबरलाइजेशन के फ़ायदे। अब हम बात करते हैं कुछ नुकसान भी हुए, डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं लिबरलाइजेशन से। सबसे पहला जो नुकसान हुआ, इंस्पाइट ऑफ डिक्रीज इन द रेस्ट्रिक्शन मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। अब ऐसा कह रहे हैं कि भैया रेस्ट्रिक्शन जो है उसको हमने कम कर दिया, छूट छाट को हमने यहाँ पे कम कर दिया था। उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ कि मोनोपोली क्या होता है कि कोई एक कंपनी जो है वो राजा है वहाँ का, पूरा जो कंट्रोल है उसके। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा चप्पल, तो चप्पल पे पहली कंपनी कौन सी आएगी? बाटा। तो वो जो है वो राजा है कंपनी, मतलब चप्पलों में वो राजा है, उसके सामने और कोई टिक ही नहीं सकता, उसको कहते हैं मोनोपोली। तो ये जो मोनोपोली थी वो बहुत बढ़ चुकी थी। नंबर 2, as focus has only been paid on the industrial sector, India has remained backward in the development in agricultural field। यानी कि ज़्यादा ध्यान जो है इंडस्ट्रीज़ की फील्ड में दिया जा रहा था, फैक्ट्रीज़ की फील्ड में दिया जा रहा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की फील्ड में हम बहुत पिछड़ गए थे, बहुत पीछे रह गए थे। नंबर 3, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि जो
इनकम में डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा था, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा था। नंबर 4 पे कह रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट फॉरेन डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है कर्जा, यानी कि अब ऐसा कह रहे हैं कि भैया हम सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करवा रहे थे, नहीं बाहर से मंगा रहे थे, तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन कोई भी हमारी चीज़ें खरीद नहीं रहा था, एक्सपोर्ट हम नहीं कर रहे थे। तो अगर हम चीज़ें मंगा रहे खरीद रहे लेकिन हमारी बिकावट नहीं हो रही, अगर हम बेच नहीं रहे, तो उसकी वजह से इंडिया के ऊपर कर्जा चढ़ रहा था।